कंट्रोल महल, यही नाम था उस बरसों से वीरान पड़े उस प्रेत भवन का। वैसे इसका इतिहास भी बड़ा पुराना था। यहाँ जो भी इसमें बसने के इरादे से आया, समझो वही पछताया। अब मिस्टर केविन का इरादा हुआ इस भवन को खरीदने का, जिस पर उनके यार दोस्त व सारे रिश्तेदार कोई खुश नहीं हुआ, बल्कि सबने उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन केविन कुछ समझने या किसी की बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो ठान चुका था कि ये भूतहा महल वो खरीद कर ही मानेगा। उसकी नजरों में भूत प्रेत जैसा कोई अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए कंट्रोल महल की खरीदारी में कोई अनहोनी बात नहीं। इस महल का स्वामी मिस्टर कंट्रोल भले ही एक दयालु व्यक्ति थे, वो किसी को जानबूझकर ये महल देकर संकट में डालने के इच्छुक तो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने केविन को भी समझाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि स्पष्ट बताया कि हमने खुद भी एक बार इस महल में रहने का फैसला किया था, और तो और हमने यहाँ रहना भी प्रारंभ किया था। लेकिन हमारी मुसीबतों के द्वार खुल गए। एक बार मेरी दादी जब रसोई में काम कर रही थी तो अचानक लोहे के सिकंजे जैसे हाथों ने उन्हें कंधे से पकड़कर झिंझोड़ डाला। उस वक्त वो वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होते समय उन्होंने वहां पर एक कंकाल को देखा था। ठीक इसी तरह एक दिन मिस्टर थॉमस, जो कि किंग्स कॉलेज के कैम्ब्रिज डायरेक्टर थे, वो हमारे यहाँ पर चाय पर आए थे। सबके साथ टेबल पर बैठकर जैसे ही उन्होंने चाय का प्याला मुंह की ओर बढ़ाया तो ठीक वही हाथ उनकी ओर झपटे और उनकी नाक ऐसी सख्ती से खींची कि उनका दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद तो मानो हमारा चैन और नींद हराम सी हो गई। शायद ही कोई रात ऐसी बीती हो जब हम आराम की नींद ले सके हो। भवन के कमरों व बरामदों में पैशाचिक स्वर गूंजने लगे। हमें हमारे चारों तरफ भयानक शक्लें नजर आने लगी। बाकी इससे ज्यादा बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ केविन अपने निश्चय पर अडिग रहे। आखिरकार मिस्टर कंट्रोल ने उन्हें कंट्रोल महल सौंप दिया। लेकिन एक बात उन्होंने साफ साफ कह दी। उन्होंने कहा कि आप भले ही भूत प्रेत का अस्तित्व ना माने, लेकिन मैंने जो भी बताया था स्वयं भुगता हुआ था। याद रखिए, ये भूत नहीं, ये तो खतरनाक आफत है, जहां टूटे वहां तबाही मचा देती है। यकीनन ये सब आपके साथ भी अवश्य होगा, पर आप उस वक्त ऐसे फंस चुके होंगे कि चाह कर भी निकल नहीं पाएंगे। खैर दोस्तों, केविन अपने बीवी बच्चों के साथ स्कॉट रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन उन्हें उतारकर अगले स्टेशन के लिए रवाना हो गई। यहाँ से वो सबके साथ कंट्रोल महल के लिए एक जीप में बैठकर चल पड़े। वहां ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बड़ा दिलनशी था। वृक्षों पर परिंदे शोर कर रहे थे। डूबते सूरज की नारंगी किरणें दूर से ही कंट्रोल महल की दीवारों पर बरसकर उसकी खूबसूरती दर्शा रही थी। लेकिन जैसे ही महल के द्वार पर आकर जब जीप रुकी तो हवाओं ने अचानक तूफानी रूप धारण कर लिया। ऐसा आभास होने लगा कि कुदरत को केविन का निर्णय पसंद नहीं आया। उसी समय सुर्ख रंगत के साथ आंधी जोर पकड़ गई। ऐसा लगने लगा मानो कि जैसे आसमान से रक्त बरस पड़ा हो। जीप की आवाज सुनकर महल की बूढ़ी नौकरानी बाहर निकली। उसने तुरंत इन सब का स्वागत किया। उसने बिल्कुल सफेद कपड़े पहन रखे थे, साथ ही काले रंग का एप्रन बांधा हुआ था। उसे इस महल में 40 साल बीत गए थे। वो उस वक्त एक नववधू के रूप में आई थी। उस समय वो 22 वर्ष की थी और ठीक उसका पति 28 साल का। जब वो दोनों महल में आए थे तो उनकी शादी को 2 महीने हुए थे। लेकिन यहाँ पर आने के तीसरे ही दिन जब रात में अजीब से हाथों ने उसके पति का गला दबाकर उसकी जान ले ली थी, जिसकी वजह से वो विधवा बन गई। इस घटना के बाद सबने उसे महल छोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और यहीं पर आज तक अपने पति की याद में जीवन बिताती आई है। दूसरी तरफ केविन ने जब महल को खरीदने की इच्छा व्यक्त की तो स्वामी मिस्टर कंट्रोल ने स्पष्ट कर दिया था कि वो बूढ़ी नौकरानी सदा इसी भवन में रहेगी। कृपया कर उसे महल से बाहर करने का प्रयास बिल्कुल ना किया जाए। खैर, बूढ़ी के साथ केविन परिवार बड़े से महल के भीतर प्रवेश हुए। वो दूर तक फैला बरामदा पार करके एक बड़े से हॉल में दाखिल हो गए। इस हॉल की दीवारें काले रंग की थी, जिन्हें शायद तारकोल से पोता गया था। हॉल का वातावरण कुछ विचित्र सा था, बल्कि एक अनजाना सा भय मन में भरने लगा। खौफ को जज करने के लिए केविन की पुत्री ने तो कुछ पलों के लिए अपनी आंखें ही बंद कर ली। हॉल से होते हुए सभी लोग लाइब्रेरी रूम में आ गए।
वहां पर जाने कितने सालों पुराना एक बड़ा आईना टंगा था। इस आदमकद आईने पर मकड़ियों के जाले बने थे और तो और वो इतना फीका पड़ चुका था कि बिल्कुल वहीं खड़े होने पर भी शक्ल ठीक से नहीं दिख पा रही थी। लाइब्रेरी रूम के बीच में रखी एक मेज पर चाय की केतली व कुछ प्याले रखे थे। केतली से गर्म चाय की भाप उठ रही थी। मेज के इर्द गिर्द रखी कुर्सियां भी अपनी रंगत गंवा चुकी थी। सफर से सब थक चुके थे। सभी तुरंत कुर्सियों पर बैठ गए। केविन ने केतली उठाकर प्याले में चाय डालनी शुरू की कि तभी उसकी निगाह आतिशदान पर पड़ी। वो तुरंत चौंक गए क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा खून का धब्बा दिख रहा था। ये काफी पुराना होते हुए भी फीका नहीं पड़ा था। उन्होंने तुरंत नौकरानी को इस पर टोका। सामने से जवाब आया कि यह धब्बा तो यहां पर सैकड़ों सालों से है। यह आज तक किसी के मिटाने से भी नहीं मिट सका। केविन कुछ परेशान सा दिखा। हैरान भाव से बोला, भला क्यों नहीं मिटा? मैं तो खैर खून का धब्बा बिल्कुल नहीं देख सकता। नौकरानी ने कहा, सन 1575 में इस महल के स्वामी सैमन डी कंट्रोल ने यही अपनी पत्नी लेडी एलनेजर की हत्या कर दी थी। ठीक ये धब्बा भी तभी से यहां है। काफी कोशिशों के बाद भी साफ नहीं किया जा सका है। उस हत्या के बाद सैमन 9 साल तक यहां रहे। फिर एक दिन वो ऐसे गायब हुए कि उनका कुछ पता ही नहीं चला। लोगों का अनुमान है कि एलनेजर की आत्मा ने उनकी जान ले ली थी। शायद वो भूत बन गए तथा उसी समय से महल में भटक रहे हैं। अपना हो या पराया, उन्हें किसी का भी यहां पर रहना सुहाता नहीं है। ये खून का धब्बा सबके आश्चर्य का केंद्र है। इसे देखने के लिए यहां पर्यटक भी आते रहते हैं। हजारों लोगों के इसे मिटाने का प्रयास हमेशा विफल ही रहा है। नौकरानी ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी केविन के बेटे ने कहा, लेकिन मैं इसे हटा सकता हूं। मेरे पास एक ऐसा केमिकल है जो इसे एकदम मिटाकर गायब कर देंगे। उसने तुरंत अपने सामान में से एक शीशी निकालकर उसमें भरे केमिकल को धब्बे पर डालने लगा। उसके ऐसा करते ही किसी अनजानी आफत से आशंकित बुढ़िया का डर चेहरे से फीका पड़ गया। उसने खुशामद करते हुए उस युवक को समझाने और रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना, बल्कि वो तो एक छोटे कपड़े से उस स्थान पर केमिकल रगड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वो धब्बा साफ भी हो गया। साफ होते ही उसने कहा, देखा, मिट गया ना। मैं पहले ही कहता था। खुशी से उछलकर अपनी सफलता बयां करता केविन का बेटा रोलैंड अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक वो जोर से उछला और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही जोरदार आवाज के साथ बिजली सी कड़क उठी। भयानक आवाज के साथ काफी तेज रोशनी से कुछ पलों के लिए रोलैंड के साथ केविन, मिसेस केविन और उनकी बेटी कालरा भी उछलकर नीचे जा पड़े थे। बूढ़ी नौकरानी भय के मारे चिल्लाती हुई वहां से बाहर भाग निकली। केविन संभल कर उठा और सबको संभालने की कोशिश की। जब उसने बाहर जाकर देखा तो नौकरानी बेहोश औंधे मुंह पड़ी थी। भयानक आंधी के साथ अंधेरा हो चुका था। हल्की रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। बूढ़ी औरत को उठाकर अंदर लाने के बाद केविन पानी के छींटों से उसे होश में लाने में सफल हुआ। केविन ने समझाने का प्रयास किया। उसने कहा कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, डरो मत। ये तो मात्र संयोग समझो कि खून के धब्बे मिटाते ही तूफान आ गया। डरो मत, कुछ देर में सब कुछ शांत हो जाएगा। बुढ़िया गुस्से से चिल्लाई, क्या जरूरत थी मिटाने की? संयोग की बात करते हो। जब तुम आए तब सब कुछ ठीक ठाक था और फिर एकदम ये सब संयोग नहीं है। इतना कहकर वो उठी और अपने पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। पूरी रात ऐसे ही आंधी बारिश के बीच गुजरी। सुबह शांति होने पर बुढ़िया नाश्ता बनाकर लाई और टेबल पर लगा दिया। सबके सब नाश्ते की मेज पर आ बैठे, लेकिन उसी समय केविन की नजर धब्बे वाले स्थान पर पड़ गई। एक बार फिर केविन चौंक उठा, क्योंकि वहां अब पहले से भी बड़े आकार का ताजा खून का धब्बा बन गया था। रोलैंड की निगाहें भी उस स्थान पर जमकर रह गई। केविन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी, किंतु वो आश्वस्त दिखने की कोशिश करने लगा। वो एकदम शांत बैठा रहा। कालरा भी ताज्जुब में डूबकर धब्बे को देखती रही। रोलैंड एकदम से उठा। उसने ब्रश व केमिकल से फिर उस धब्बे को साफ कर डाला। बूढ़ी नौकरानी फिर किसी अज्ञात भय के कारण कांपने लगी, पर अब की बार
ना तूफान आया, ना बारिश, और ना ही बिजली ही कड़की। रोलैंड प्रसन्नता के साथ कूद पड़ा। उसने जोर से अपने अंदाज में नारा लगाया। उसने कहा कि 300 सालों से लोगों को परेशान करने वाला ये निशान आज साफ हो गया। इसे मैंने मिटा दिया है। कालरा भी अपने भाई के सुर में सुर मिलाकर उसकी प्रशंसा में बोलने ही वाली थी कि अचानक वो कुर्सी से इस प्रकार गिर पड़ी कि जैसे मानो किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। उसका माथा धरती में जा लगा, जिसकी वजह से खून बहना प्रारंभ हो गया। जल्दी से उठकर केविन ने अपनी बेटी को संभाला और उसका खून पोंछने को रुमाल निकाला ही था कि तभी पत्थर जैसे दिखने वाले 2 हाथ हवा में लहराने लगे। ये पक्का किसी कंकाल के हाथ थे, जो कि इस प्रकार उधर बढ़े कि मानो केविन का गला दबाना चाहते हो। इससे पहले कि कुछ और होता, तभी साहस करके रोलैंड ने एक कुर्सी उठाकर कंकाल के हाथों पे दे मारी, जिसके बाद कुर्सी टकराते ही हाथों से हड्डियों की खड़खड़ आवाज हुई और झटका खाए हाथ एक भयानक हंसी के साथ गायब हो गए। अगर रोलैंड जरा भी देर कर देता तो शायद केविन का गला दब गया होता। केविन ने तुरंत सबको वहां से बाहर निकाल दिया और कमरे में ताला लगा दिया। इसके बाद दिन भर सब सामान्य रहा। रात होने पर खा पीकर सब सो गए, लेकिन एक बजते ही जो हुआ उसने लगभग सबकी सिट्टी पिट्टी ही गुम कर दी, क्योंकि उस वक्त एक भयानक आवाज से पहले तो सब जाग गए। अचानक बरामदे में मानो असंख्य घंटियां बजने लगी। धीरे धीरे उनकी आवाज ऐसे तेज होती चली गई कि मानो घंटे कान फोड़ शोर कर रहे हो। केविन बहुत साहसी था, फिर भी उसके दिल की धड़कनें असामान्य गति से चलने लगी। हर धड़कन जैसे सीना फाड़ने को तैयार हो गई। उसने उठकर एकदम दरवाजे की झिर्री से बाहर का जायजा लेना चाहा, किंतु विफल रहा। अचानक केविन को अपनी पत्नी कालरा और रोलैंड का ख्याल आया। उसने एकदम से दरवाजा खोल डाला, लेकिन अब जो उसने देखा उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि वहां एक कमजोर सा दिखने वाला कंकाल खड़ा था। उसकी खोपड़ी और गायब नाक भयानक दिख रही थी। अंगारे सी जलती आंखें मानो उसे भस्म कर डालने को उतावली थी। इसी बीच कंकाल के दोनों हाथ उठे तो केविन को नाश्ते के समय दिखे 2 पत्थर जैसे हाथ ध्यान आए, जो कि उस वक्त उसका गला दबाना चाहते थे। केविन को लगा कि उसका शरीर बेजान होता जा रहा है। उसी समय कंट्रोल के सामने महल खरीदते टाइम बोले गए अपने विश्वास भरे शब्द केविन को याद आ गए। उसने कहा था, भूत प्रेत सब मन का वहम है, ना मैं इन पर यकीन करता हूं और ना ही इनसे डरता हूं। उसने हौसला कायम रखते हुए सामने खड़े कंकाल से कहा, तुम्हारी आयु बहुत ज्यादा हो गई है। बुढ़ापे में इंसान हो अथवा भूत, सभी की ताकत घटती है। अगर मैंने सही जाना है तो तुम वैसे भी 300 साल के बूढ़े हो। महल खरीदते समय जब मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया, मैं तभी जान गया था कि तुम बूढ़े और कमजोर होगे। वही बात मैं आज देख भी रहा हूं। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए एक दवाई मंगवाई थी, जो कि किसी को भी शक्तिशाली बना देती है। ये लो, तुम इसकी मालिश करके मजबूत हो जाओ। मैं तुम्हें यह दवा गिफ्ट कर रहा हूं। मुझे यहां पर कोई भी कमजोर होकर रहे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये कहते हुए केविन ने कैंडल स्टैंड के पास रखी एक बोतल उठाकर बाहर फर्श पर रख दी। कंकाल की अंगारे बरसाती आंखें उसकी निडरता पर क्रोध से और दहक उठी। वो केविन और रोलैंड के दुस्साहस पर आश्चर्यचकित था। केविन ने मुस्कुराकर उसे देखा और दरवाजा बंद करके बोला कि यह दवा काफी प्रभावशाली है और कहोगे तो लंदन से आ जाएगी। अजीब आदमी है। कंकाल परेशान हो उठा। आज तक ऐसा बर्ताव करने वाला दूसरा कोई नहीं आया था। 300 सालों में यह पहला मौका था। गुस्से से कसमसा उठा कंकाल। उसकी आंखें मानो अंगारे उगलने को तैयार थी। क्रोध से पागल कंकाल ने शीशे उठाकर नीचे जमीन पर पटक दी। अंदर केविन लिहाफ ओढ़े लेटा था। इसी बीच कंकाल के हाथ बड़े खतरनाक अंदाज में दरवाजे की ओर बढ़े। शायद उसका इरादा एक झटके में दरवाजा उखाड़ फेंकने का था। वो ठीक केविन की गर्दन दबाना चाहता था, किंतु ये क्या, कंकाल जहां का तहां चिपक कर रह गया। उसके हाथ उठे के उठे रह गए। ऐसा लगा कि शायद किसी अनजानी शक्ति ने उसके इरादों पर रोक लगा दी हो। वो गुस्से में किसी भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। जब आगे नहीं बढ़ पाया तो वो पीछे हट गया। बदले की आग में सुलगता
वो जैसे मजबूर हो गया था। वो एकदम किसी बंदर की तरह उछला और छत पर जा पहुंचा। छत पर पहुंचकर वो जोरों से हाहाकार करने लगा। बूढ़ी नौकरानी लेटी प्रभु को याद कर रही थी। वाकई वो बहुत ज्यादा डर गई थी। केविन का परिवार आश्चर्यचकित था और मन में शंकित भी थे कि न जाने अब क्या होगा। अपमान में जला फूका कंकाल महल की छत पर खड़ा जैसे कोई निश्चय कर रहा था। अभी तक वो महल में आने वाले 100 के लगभग इंसानों को मौत के घाट उतार चुका था। आज तक यहां उसने किसी को बसने नहीं दिया था, लेकिन यहाँ के नए मालिक उससे भयभीत होने के स्थान पर उसका उपहास कर रहे थे। क्रोध की अग्नि में फूका जा रहा वो कंकाल बेचैनी से इधर उधर भटक रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कौन उसके इरादों से रोक रहा है। वो सोच में डूबा हुआ था कि आखिर इस शख्स की मदद कर कौन रहा है। केविन सुबह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। नौकरानी उसकी प्रतीक्षा में थी, आंखें बेनूर और चेहरा फीका पड़ रहा था। केविन ने आदेश दिया कि नाश्ता टेबल पर लगा दिया जाए। साथ ही दूसरी ओर देखकर उसका दिमाग चकरा गया। उसने देखा कि वो खून का धब्बा आज भी अपनी जगह ही नहीं बल्कि पहले से ज्यादा चमकदार भी है। नाश्ते की टेबल पर वो सब रात की बात पर आपस में चर्चा कर रहे थे। केविन और उसका बेटा परस्पर बातें करते हुए खिलखिला रहे थे। वो साथ ही कंकाल का मजाक भी उड़ा रहे थे। मिसेस केविन भी कभी कभी उनके वार्तालाप में हाँ हूं कर रही थी। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। वो प्रतिदिन खून के धब्बे को साफ करते, किंतु जब वो ताला खोलते तो खून का धब्बा फिर वहीं पर मिलता। वो सामान्य हो चले थे कि रविवार रात को एक विचित्र वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। मोमबत्ती के प्रकाश में केविन बाइबल पढ़ रहा था। रात के 11 बजे का समय था। तभी हाल एक भयंकर धमाके से हिल सा गया। ये किसी भारी चीज के गिरने की आवाज थी। आवाज सुनकर रोलैंड, मिसेस केविन और कालरा भी वहां दौड़ आए। सब के सब हॉल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें एक भयानक और हैरत अंगेज दृश्य दिखाई दिया। वहां फर्श पर हैंगर से फौजी वर्दी और पुराना फौजी हेलमेट नीचे गिरे पड़े थे। उसके ठीक सामने कुर्सी पर हड्डी का ढांचा वही कंकाल विराजमान था। वो उस पर बैठा हुआ इस प्रकार कसमसा रहा था जैसे वो चाहकर भी कुछ न कर पाने के कारण परेशान हो गया था। गुस्साए कंकाल को कुर्सी पर बैठा देखकर केविन और उसके परिजन जहां के तहां रुक गए, किंतु गुस्से से भभकते कंकाल के मुंह से अचानक झुलसाने वाली भाप सी निकलनी शुरू हुई। इसी बीच केविन ने अपनी रिवॉल्वर जेब से निकाली और उस पर तान दी। बंदूक के तानते ही एक विस्फोट सा हुआ। एक भयानक बिजली चमक उठी। कमरा रोशनी से भर उठा। इसके बाद फिर सब जगह अंधेरा फैल गया। कंकाल एक झटके से भड़क कर उठा और गायब हो गया। केविन ने आश्चर्य से रिवॉल्वर की तरफ देखा। उसे लगा कि फायर तो किया ही नहीं था, फिर ये आवाज कैसी थी। उसने सोचा कि लगता है वो तेज रोशनी और विस्फोट की आवाज भूत के क्रोध को दर्शा रही थी। लेकिन पूरे परिवार के सभी सदस्यों को एक बात जरूर सोचने पर विवश कर रही थी। वो बात ये थी कि उनसे पहले भूत न जाने कितने लोगों की जान ले चुका था, लेकिन उन सबके आगे बेबस सा नजर आ रहा था। न जाने ऐसा क्यों था, पता नहीं। उधर वो भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इनमें से कोई भी मुझसे डर नहीं रहा है, बल्कि मेरा सामना करते हैं और समय समय पर उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हूं तो न जाने वो कौन सी शक्ति है जो मेरे पांव रोक लेती है। इनके सामने मेरी सारी ताकत कमजोर पड़ जाती है। दोस्तों, इस महल के दक्षिणी हिस्से में जहां ऊंचे पेड़ों का घना झुरमुट था, उसके बीच एक छिपा कमरा था। इस तरफ शायद भूल से भी किसी का ध्यान नहीं गया होगा, किसी का भी ध्यान नहीं गया होगा। इसी में उस कंकाल ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। वैसे बूढ़ी नौकरानी को इस बारे में पता था, किंतु महल के नए मालिकों के हौसले और उनकी बेचैनी देखते हुए उसने केविन परिवार को उसका ठिकाना नहीं बताया था। वो समझ चुकी थी कि पता लगने पर यह परिवार ऐसा था जो कि उस कमरे में जाकर भी छेड़खानी से नहीं चूकता। इससे हो सकता था कि शायद वो और भड़क जाता और फिर सबकी जान खतरे में आ सकती थी। एक दिन मिसेज केविन जान ही गई कि आखिर वो किस कमरे में रहता है। वो अगले दिन सुबह उठी और एक शीशी हाथ में लेकर बाग पार करती हुई वहीं जा पहुंची। वो कंकाल उस समय वहां आराम कर रहा था। वैसे भी दिन में ऐसी शक्तियों की ताकत अक्सर घट जाती है,
इसीलिए वह किसी के सामने आने से परहेज करती हैं। खूबसूरत गुलाबी परिधान में सजी मिसेज केविन के चेहरे पर इस समय एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसने आगे बढ़कर धीरे से कमरे का दरवाजा खोल दिया। कंकाल ने जैसे ही मिसेस केविन को सामने पाया तो वो इस बात पर मानो विश्वास न कर पाया। उसे आश्चर्य हुआ। वो अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी मिसेस केविन ने हाथ में पकड़ी शीशी दरवाजे के अंदर रखते हुए कहा। उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप बीमार हैं। मैं आपकी ये स्थिति सहन नहीं कर सकूंगी। इस महल में निवास करने वाला कोई भी प्राणी बीमार हो और दवा भी ना ले सके, इस दवा का प्रभाव काफी असरदार है। एक बार आप ये दवा पीकर देखें और फिर अनुभव करें। यकीनन आप सेहतमंद हो जाएंगे। इसके बाद किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मिसेस केविन ने उस कमरे का दरवाजा पहले की तरह ही बंद कर दिया और धीरे धीरे चलती हुई महल में वापस पहुंच गई। कंकाल झुंझलाकर उठा और शीशी को लेकर उसने बाहर उछाल दिया। वो चाहकर भी इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ये परिवार था कि उससे डरने का तो सवाल ही नहीं, बल्कि उस पर एहसान चढ़ाने पर तुला था। ये सरासर उसका अपमान ही हो रहा था। उसे लगने लगा था कि वो दुनिया का सबसे कमजोर वजूद है, लेकिन कुछ सोचकर उसने हार ना मानने का निर्णय लिया। वो इस महल को वीरान ही रखेगा। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वो इस महल के परिवार को मिटा देगा। शाम का समय हो रहा था। हवाओं के तेज झरोकों के साथ पड़ती बारिश, वातावरण में साए साए से बहुत भयावह अनुभव हो रहा था। भूत ने निश्चय किया कि रक्त का निशान हर दिन रोलैंड ही मिटाता है। अब वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही सब लोग सो जाएंगे, मैं हमला करके उसे मार डालूंगा और बारिश के शोर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। रोलैंड के मरने से जब ये लोग दुखी होकर चिल्लाएंगे तो मैं कुछ दिन तक इसका आनंद लूंगा। फिर धीरे धीरे एक दिन केविन और उसकी पत्नी का नंबर आएगा। रही कालरा तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ना तो उसने मुझे छेड़ने का प्रयास किया और ना ही मेरा मजाक उड़ाया। उसके लिए तो यही पर्याप्त होगा कि वो या तो यहां से स्वयं चली जाएगी, वरना मैं उसे जबरन यहां से निकाल दूंगा। आधी रात थी, बारिश भी तेज हो रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा पसरा था। केविन का परिवार बेपरवाह आराम से सोए पड़े थे। उन सबको सपने में भी गुमान न था कि उनसे बदला लेने के लिए कंकाल ने आज क्या निर्णय लिया है। आज वो और दिनों से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी चमकते आंखों में अंगारे बरस रहे थे। 1 बजे के लगभग उसने अपना ठिकाना छोड़ दिया। वो ठीक उनके बरामदे में आ पहुंचा। अक्सर पहले वो किसी न किसी प्रकार से आवाज करके सबको संकेत करता था, लेकिन आज वो बहुत सावधानी से खामोशी से उड़ता हुआ भ्रमण कर वहां का जायजा ले रहा था। उसे ये डर था कि यदि इनमें से कोई जाग गया तो उनकी मदद कर रही अज्ञात शक्ति उसको दबोच लेंगी। उसका प्लान वहीं विफल हो जाएगा। सावधानी से वो रोलैंड के कमरे के बाहर पहुंचा और जलती आंखें दरवाजे पर डाली तो एकदम सन्न रह गया। उसने पाया कि वहां उससे भी विशाल और भयावह कंकाल उसे खड़ा घूर रहा था। वो तो केवल आंखों से ही अंगारे दिखाता था, किंतु ये नया भूत न जाने कैसा था। इसकी तो आंख और मुंह से भी भयानक लपटें दिखाई दे रही थी। वैसे तो ये मात्र हड्डियों का ढांचा ही दिख रहा था, लेकिन वैसे वो उससे ज्यादा बड़ा था। इस नए कंकाल से सामना होते ही पहले तो उसने स्वयं को छुपाना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि कहीं वह उस पर आक्रमण न कर दे। वो उल्टे पांव अपने ठिकाने पर चला गया। पर एक बात उसकी समझ से परे थी कि 300 साल में ये पहला अवसर है जब यहाँ उसके अलावा कई और भूत भी मौजूद हैं। असमंजस में उसकी सारी रात ऐसे ही बीत गई। उस रात उसने तय किया कि वो इस नए कंकाल से सामना होने पर बात करेगा। वो चाहता है कि उसको अपना मित्र बनाकर और उसकी सहायता लेकर महल के नए मालिक को भगा देगा या फिर मौत के घाट उतार देगा। धीरे धीरे सुबह होने लगी। बारिश भी धीमी सी हो गई थी। कंकाल सावधानी से उठा और अपने ठिकाने से उसने उड़ना प्रारंभ किया। वो वहां का चप्पा चप्पा जानता था। वो महल के कोने कोने में उस नए भूत को ढूंढने लगा। पता नहीं वह नया भूत कहां पर रहता है। खैर उसकी नजरें उस नए भूत पर पड़ ही गई। भूत बरामदे में ही है, लेकिन उसकी ये क्या हालत हो रखी थी। रात को तो उसकी आंखें और मुंह से आग निकल रही थी, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल निर्जीव था। हाथ बेजान लटके थे। आंख या मुंह में चमक भी नहीं थी।
वो बस एक दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। डरता डरता कंकाल उसके पास गया। उसने उसे छूकर देखा तो नए कंकाल का सर एक तरफ लुढ़क गया। उसके गले पे एक दफ्ती लटकी थी। उस पर लिखा था कि महल में सब फर्जी है, धोखा है, मैं केविन का भूत हूं। दोस्तों, ये शरारत केविन की थी। नया भूत उसी की कल्पना का नतीजा था। उसने एक पुतला बनाकर उसके मुंह और आंखों के स्थान पर मोमबत्तियां रख दी थी। इसे बनाने में केविन ने घर के बेकार सामान का सावधानी से प्रयोग किया था। कंकाल को अंदाजा हो गया था कि यह परिवार निडर तो है ही, बल्कि बुद्धिमान भी है। ऐसे लोगों को डराना या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना संभव नहीं है। भारी मन के साथ कंकाल वापस अपने ठिकाने पर जा पहुंचा। वो अपने आप को हताशा और टूटा हुआ मान रहा था। उसे अपना वजूद कमजोर लगने लगा। उसने निर्णय कर लिया कि फिलहाल वो इस परिवार से दूरी बनाए रखेगा और चुपचाप शांत रहेगा। उस दिन के बाद एक हफ्ते तक वो उसी कमरे में बंद रहा। वो खून का धब्बा लगाने के लिए लाइब्रेरी कक्ष में भी नहीं गया। 1 महीना बीत चुका था। उसकी हर कोशिशें बेकार हो गई थी। एक रोज महल में केविन के 2 नए मेहमान आए हुए थे। उनकी बातचीत से कंकाल को पता लगा कि किसी ने उसे यहाँ से भगाने के लिए भेजा है। बरसों पहले भी ऐसे ही 2 लोग उसे भगाने यहाँ आए थे, लेकिन एक तो उसे देखते ही पागल हो गया और दूसरा उसके सामने पड़ते ही वहां से ऐसा भागा कि उसका पता ही नहीं चला, जबकि पागल ने इसी इलाके में भटककर अपनी जान गंवा दी थी। कंकाल ने इन नए मेहमानों की खबर लेने का भी फैसला किया। वो अपने आप को और ज्यादा भयानक बनाकर एक हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में एक बड़ी मोमबत्ती संभाले आधी रात उनके कमरे में जा पहुंचा। अभी वो उन दोनों को डराने के लिए कुछ सोच ही रहा था कि तभी हॉल के पूरब का दरवाजा खुला, जहां से रोलैंड अंदर घुसा और उसे देखते ही भूत के मनोबल ने जवाब दे दिया। वो तुरंत ही छत में बने रोशनदान से भाग निकला। इसके बाद उसने ऐसी चुप्पी साधी कि पूरे 1 साल तक महल में किसी ने उसको नहीं देखा। एक दिन कालरा महल के आसपास टहल रही थी। इसी दौरान वो पेड़ों के झुरमुट के पास पहुंच गई, जहां पर उस कंकाल का निवास था। शाम का समय था। मंद गति से ठंडी हवा बह रही थी। तभी वृक्षों की ओर से कोयल का स्वर सुनाई दिया। कालरा कोयल को देखने के लिए वहां तक जा पहुंची और पेड़ों के बीचों में चली गई, लेकिन उनके बीच बने कमरे को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गई। उन्हें यहाँ आए 1 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन उसने कभी भी इधर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। कालरा धीरे धीरे आगे बढ़ी और धीरे से कमरे का दरवाजा अंदर की तरफ धकेला तो वो दरवाजा बड़े ही आराम से खुल गया। फिर वो अचानक ही चौंक गई, क्योंकि सामने वही बूढ़ा कंकाल सिर नीचे किए बैठा था। दरवाजा खुलने से चौकन्ना होकर उसने सीधा होते हुए देखा कि सामने भोली भाली कारला खड़ी अपनी नीली आंखों से उसे निहार रही थी। जब तक वह कुछ बोल पाता कि कालरा उसे ना उठने का संकेत देते हुए उसके समीप आकर घुटनों के बल बैठती हुई हमदर्दी से बोली। उसने कहा कि तुम बहुत दुखी और अशक्त दिखाई दे रहे हो। यदि हमारे बर्ताव से तुम्हें कष्ट हुआ हो तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। कालरा के अंदाज में भय का नामो निशान नहीं था। हाँ, हमदर्दी जरूर थी। कंकाल उसके साहस और हमदर्दी से अजीब सा महसूस करने लगा। फिर भी वो क्रोध दिखाते हुए कहने लगा कि तुमने मुझे परेशान किया है, लेकिन अभी कुछ दिन विश्राम करके मैं तुम सबसे बदला अवश्य लूंगा। कोमल भाव से कालरा ने उसे समझाना चाहा। उसने कहा कि तुम भी तो एक क्रूर इंसान रहे हो। तुमने तो अपनी बीवी का कत्ल किया था। कंकाल ने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब, वो मेरा निजी मामला था। कंकाल एकदम से गरज उठा, लेकिन कालरा का भोलापन देख शांत होकर बोला। उसने कहा, मेरी पत्नी अव्वल दर्जे की बदतमीज और अजीब स्वभाव की थी, पर जब मुझे उसके चरित्र का पता चला तो मैंने उसे खत्म कर दिया। उसकी हत्या के बाद मेरे जीवन का कोई उद्देश्य तो नहीं रहा, पर मैं आदमी और औरतों से घृणा करने लगा हूँ। मैंने सभी से बदला लेने का फैसला किया था, पर हार मानकर मैंने आत्महत्या कर ली। किंतु मेरी मुक्ति नहीं हो पाई और मैं भूत योनि में आ गया। फिलहाल अब मैं शांति चाहता हूँ और शांति मेरी मुक्ति से ही संभव है। तुम्हारी लाइब्रेरी के दरवाजे पर लगी एक पट्टी पर वो राज लिखा है जिससे कि मेरी मुक्ति संभव है। क्या तुमने कभी उसे पढ़ा है? दोस्तों, उस वक्त उसके स्वर में जमाने भर का दर्द छुपा था, पर कालरा ने उसे जवाब दिया, नहीं, मैंने उसे नहीं पढ़ा। वैसे भी उस पर सदियों का मैल चढ़ा हुआ है।
अच्छा ही होगा कि तुम ही बता दो। कंकाल ने कहा, उस पर मेरी मुक्ति का उपाय लिखा है, जिसके अनुसार एक सुनहरे केशों वाली, आकर्षक नीली आंखों वाली एक ऐसी युवती इस महल में 3 सदी बाद आएगी, जो साहस और प्यार की अनूठी प्रतीक होगी। उसके आने के बाद ही इस वीरान महल का वीराना दूर हो जाएगा। यहाँ के सभी सूखे वृक्ष और नए पत्ते सहज उठेंगे। एक वही भोली युवती अपने बातों से सबको प्रसन्न करेगी और महल में शांत वातावरण का सृजन होगा। मैं तो महल में तुम सबको मारना चाहता था, क्योंकि यहाँ मुझे किसी का रहना पसंद नहीं। सच कहूं तो मैंने तुम पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन अभी देखा है कि वह खूबसूरत युवती तुम ही हो। तभी तो जब भी मैं तुम सबको मारने गया तो हर बार मेरी शक्तियां दगा दे गई। इसके बाद वो अचानक कालरा के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मुझे मुक्ति प्रदान करो। तुमने सब कुछ ठीक ही कहा है। मैं वास्तव में बहुत निर्दयी हूं। ईश्वर के बनाए मानवों पर मैंने बहुत अत्याचार किए हैं, इसीलिए उसका दंड भी मुझे भटकने के रूप में मिल रहा है। कालरा को उसके पश्चाताप की आग में जलते देख बड़ा अजीब और डरावना सा महसूस हो रहा था। कालरा उठी और चुपचाप वहां से जाने लगी, पर पीछे से कंकाल एक ही बात बोलता रहा, मत जाओ कालरा, प्लीज मुझे मुक्त कर दो। कालरा को जाते देख उसने लगभग हवा में तैरकर उसका रास्ता रोक लिया। उसने कालरा के दोनों हाथों को बड़ी खुशामद के साथ पकड़ लिया। कालरा वास्तव में घबरा गई। उसके दिल से आवाज उभरी कि भाग जा यहां से, चली जा कालरा, चली जा। परंतु उसके हाथ भूतों के हाथों में थे। वो प्रार्थना के अंदाज में कुछ फुसफुसा रहा था। इसी बीच कमरे में एक विचित्र और डरावना शोर सा होने लगा। सामने की दीवार 2 हिस्सों में बंट गई। वो भूत कालरा को लेकर उसके पार चला गया। फिर वो दीवार अपने आप अपने पहले स्थान पर आ गई। दूसरी तरफ खाने का समय हो चला था। सब टेबल पर बैठ चुके थे, लेकिन अभी तक कालरा का पता नहीं था। आखिरकार सबने खाना अधूरा छोड़ा और पूरे महल में उसकी तलाश की। बावजूद इसके उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। केविन ने अपने नौकरों के साथ कालरा की खोज में दूर जंगल तक भी देखा, लेकिन सब बेकार हो गया। सब परेशान थे कि आखिर कालरा कहाँ गई। सबका ध्यान भूत की तरफ गया। उन्होंने सोचा कि वो भी 1 साल से दिखाई नहीं दिया। केविन और रोलैंड मिलकर उसे बेचैनी से ढूंढ रहे थे। भूत का ध्यान आते ही दोनों व्याकुल हो गए। आधी रात होने पर कालरा की तलाश कल पर सोचकर वह अपने बिस्तरों पर पहुंच गए। मिसेस केविन बेटे की याद में रोने लगी कि तभी अचानक उसी समय केविन के कमरे के बाहर जो घंटियां पहले दिन बजी थी, वो ठीक आज भी बज उठी। लेकिन आज घंटियों की आवाज में मधुरता थी। हवा के तेज झोंके के साथ दरवाजा भी अपने आप खुलता चला गया। सबने देखा कि कालरा दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथों में एक खूबसूरत संदूकची भी थी, जिस पर लगे हीरे साफ चमक रहे थे। मिसेस केविन एकदम उठी और अपनी बेटी से जा लिपटी। केविन और रोलैंड भी तुरंत उठ खड़े हुए। सबने एकदम से उसके गायब होने का कारण पूछा तो कालरा ने बताया कि इतने समय से वो उस कंकाल के साथ थी। सुनकर सब चौंक गए। केविन ने आश्चर्य से पूछा कि क्या वो भूत साल भर से यही था? हमने तो सोचा कि वो यहां से भाग गया। कालरा ने कहा कि हाँ, वो यही था। वो 300 साल से यहां पर उत्पात मचा रहा था, लेकिन अब भूत योनि से उसे मुक्ति मिल गई है। उसके हाथों में मौजूद राजघराने की मूल्यवान संदूकची के बारे में उसने मुझे बताया। उसने कहा कि ये भूत द्वारा उसे दिए गया उपहार है। कालरा ने उसे मां को पकड़ा दिया। रोलैंड ने उसे तुरंत खोल डाला तो मानो सबकी आंखें चुंधिया गई। उसमें हीरे जवाहरात ठसाठस भरे थे। सबने कालरा से जब अधिक पूछताछ का प्रयास किया तो उसने दृढ़ता से कह दिया कि वो इस विषय में और कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि उसने उससे शपथ ले ली थी। बाकी ये तो पक्का है कि अब इस महल का अभिशाप खत्म हो गया है। कंकाल ने मुझसे ये पूछा था कि हमारा वो कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाया। तब मैंने उससे कहा कि हमारा आत्मबल और सबके लिए दया और प्यार इसका मेन कारण रहा है। जिस तरह तुमने कई बेगुनाहों को मारा है और उन्हें परेशान किया है, तो ठीक उसी तरह ऐसी कई अच्छी आत्माएं भी इस घर के अंदर मौजूद है। बस वो ये चाहती थी कि कोई तो ऐसा इंसान हो जो डरे नहीं। बस हमने वही तो किया है।
तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हमारी आज की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो कि शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। उम्मीद करता हूं कि कहानियों के इस दौर में अगर ऐसी कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।